नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। योगी के 6 फैसले। जी हां, आज कैबिनेट की बैठक हुई, 6 फैसले हुए और सबसे पहले तो मुबारकबाद उत्तर प्रदेश की जनता को। कम से कम अब उत्तर प्रदेश का एक स्थापना दिवस भी होगा 24 जनवरी को। क्या कुछ फायदे होंगे, क्या कुछ नुकसान होंगे, सब चर्चा होगी। जीएसटी पर भी मोहर लगी है, ई टेंडरिंग के मामले में भी फैसला आगे बढ़ा है, तबादला नीति पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, खनन को लेकर भी सरकार कुछ करती हुई नजर आ रही है। लेकिन लाख टके का सवाल ये, क्या ये तमाम फैसले जमीन पर उतरेंगे? क्या मायने हैं सब फैसलों के? आज इसी पर होगी खास चर्चा। चलिए अब आपको समझाते और दिखाते हैं कि किस तरीके से वो 6 अहम फैसले कौन कौन से हैं जो योगी कैबिनेट ने लिए हैं। योगी कैबिनेट की तरफ से जो आज बैठक हुई उसमें जो खास 6 फैसले जो नज़र में आए वो हम ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाएंगे कि किस तरीके से वो फैसले हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये एक अहम फैसला, सादी खाद्य कारखाने में होगा बड़ा निवेश। गोरखपुर को खास तौर पर केंद्रित करके ये नीति बनाई जा रही है। साथ ही सभी सरकारी ठेकों में ई टेंडरिंग होगी। अब मैनुअल टेंडरिंग की जगह भी ई टेंडरिंग। खनन के विषय में ही फैसला लिया गया है। जहां खनन होगा वहां पर सामाजिक संरचना और उसको सामाजिक कार्यों में उसका पैसा लगाने की नीति, नई तबादला नीति, लंबे वक्त से जो एक एक जिलों पे कब्जा करके अधिकारी बैठे हैं उनको हटाने की कवायद। जीएसटी लागू होगा। केंद्र सरकार की पहल पर जिस तरह से जीएसटी की कवायद को आगे बढ़ाया जा रहा है वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश ने भी अपना योगदान। ये 6 अहम फैसले। खासी चर्चा हो रही है कि 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, आखिर ये तारीख किस तरीके से निकाली गई और जब इतना सब कुछ कदम उठाए गए हैं स्थापना दिवस के नाम पर, तो क्यों ना एक नारा भी उत्तर प्रदेश के नाम दे दिया होता तो कुछ बेहतर होता। कहा गया है कि एक राज्य के साथ जुड़ाव बढ़ेगा लोगों का और इसको देखते हुए ये तमाम फैसले हुए हैं। तबादला नीति खासी अहमियत रखती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब सरकार आती है सरकारी तंत्र के हिसाब से तमाम मशीनरी चलती है और अपने चहितों को ट्रांसफ़र करना, करीबियों को ट्रांसफ़र करना, अपने मलाईदार ज़िलों को पाना और अच्छी पोस्टिंग पाना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। खाद्य कारखाने में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और ये फैसला भी काफ़ी अहम है। खासतौर पर गोरखपुर को केंद्रित करके ये फैसला किया गया। ई टेंडरिंग जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में खासा, जब राजनीतिक रसूख के करीबी जो ठेकेदार होते हैं वो टेंडर पा लेते हैं और उससे निजात पाने के लिए ई टेंडरिंग, नई तबादला नीति, ये 6 अहम फैसले हमने आपको दिखाए किस तरीके से ये अहम फैसले हैं जो योगी कैबिनेट ने आज लिए हैं। लगातार कैबिनेट के फैसले तो हो रहे हैं, लेकिन ये अमल में किस तरीके से आएंगे उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और वहीं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा और दिखाएं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलावा देश के और राज्यों में स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस खासा अहम इसलिए रहेगा क्योंकि ये तारीख किस तरह से निकली है 24 जनवरी, उसकी भी पड़ताल होगी कितना अहम रहेगा और क्या संदेश ये तारीख 24 जनवरी की देती है देश की जनता को और ख़ासतौर पर प्रदेश की जनता में कि योगी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश को अलग पहचान देने की कवायद कर रही है। क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश के जो जनता है, आवाम है? ये देखिए, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह 1912 से ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम, ये जो रूपरेखा है तैयार है। बिहार की अगर बात करें, उसके बाद नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये तमाम राज्य हैं जहां बाकायदा तौर पर अपने राज्य का वो स्थापना दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम राज्य हैं और ये सिलसिला 1920 1 अप्रैल 1912 से, माफ़ कीजिए, 1 अप्रैल 1912 से शुरू है, जो बिहार से शुरू होता है स्थापना दिवस का सिलसिला और ये लगातार ये तमाम राज्य मनाते हैं। और उस कड़ी में एक नाम अब उत्तर प्रदेश का जुड़ने जा रहा है। और हालिया दिनों में जब उत्तराखंड के साथ साथ बाकी 2 राज्य अस्तित्व में आए थे, झारखंड और छत्तीसगढ़, तो उनका भी स्थापना दिवस 1 नवंबर, 8 नवंबर, 15 नवंबर, ये 2000 की बात है, सन 2000 की बात। और अब उत्तर प्रदेश भी अपना एक स्थापना दिवस बाकायदा तौर पर मनाएगा और घोषणा में तो ये भी है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर और जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी रहते हैं वो लोग ये इसको मनाएं। हमारे साथ
खास पैनल जुड़ा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनके साथ हमारे साथ संजीव सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय, हमारे साथ पूर्व IAS रविंद्र नाथ त्रिपाठी और पूर्व न्यायाधीश और बहुजन समाज पार्टी से BD नकवी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अगर हम करें 24 जनवरी से, खासी इसमें दिलचस्पी पैदा हो रही है कि 24 जनवरी कहाँ से आई और ये क्या संदेश देती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है तमाम राज्य, जो महाराष्ट्र में अगर जाएं, हम कर्नाटक जाएं, गुजरात जाएं, वो बहुत ही कनेक्ट होते हैं अपने स्टेट के स्थापना दिवस से, स्टेट की लैंग्वेज से, और उससे कनेक्ट होकर वहाँ तमाम चीज़ें होती है। BD नकवी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा और किस तरीके से ये देखेंगे 24 जनवरी की तारीख, और क्यों ना अगर सरकार ने स्थापना दिवस की तारीख घोषित की थी तो एक नारा भी दे देते, जय महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी जय यूपी। इस तरह की एक भावना अगर बढ़ानी है, ये कहीं ना कहीं राज्य के साथ जुड़ाव और कहीं ये दूसरे राज्य के लोगों के साथ टकराव की भावना को तो नहीं बढ़ाता? नकवी साहब देखिए, ऐसा है, इस फैसले पर तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई फैसला बहुत अहम फैसला नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो फीलिंग है, यूपी बिहार के लोगों को पीटा जाता है, जो लोग जॉब लेने जाते हैं, और जो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है वो सब को मालूम है कि वहाँ यूपीएंस को कैसे भैये हैं इस तरह का ट्रीटमेंट। और हम देखते हैं और स्टेट जब उत्तरांचल वगैरह बना, यहाँ उन्होंने कानून बना दिया कि सब क्लास 3 क्लास 4 में कोई बाहर कर लिया ही नहीं जाएगा। तो ये जो फीलिंग है, जो स्टेट की फीलिंग बढ़ेगी। अरे यूपी तो हिंदुस्तान है ना, हम तो सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, और आज से नहीं, तारीख गवाह है कि ये जो एक्चुअल इंडिया है वो हमारा नॉर्दर्न इंडिया ही है। उसके बाद स्टेट जुड़ती रही, और उसके बाद मुगल्स के बाद और फिर अंग्रेजों के बाद यूनिफिकेशन हुआ, और आज जो तस्वीर है वो हमारी अखंड भारत के पूरी नहीं है, और भी मुल्क के अंदर शामिल कर लिए जाएं। तो मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रीयता की एक तरफ हम राष्ट्र की बात करते हैं, फिर हम स्टेट की बात करने लगे। मुझे तो कोई बहुत, अभी मैं इस फैसले को बहुत वेलकम नहीं करूँगा, और मेरी नज़र में स्टेट की फीलिंग को बढ़ाने से हमारा हिंदुस्तान का जो यूनिफिकेशन है और जो हमारा सेंटर की मजबूती है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। मेरा बिल्कुल ये मत है, मैं इसलिए नहीं कि तब मैं BSP पार्टी से हूँ, बल्कि मैं अपना ऑब्जेक्टिवली कहूँगा कि ये फैसला जो है वो हमारी कंट्राडिक्शन है एक तरह का हमारी अप्रोच में। क्योंकि इस सवाल को जब मैंने उठाया और जब स्टेट है, देखिए जब मैं इस सवाल को लेकर चर्चा की तैयारी कर रहा था, तब मैंने अपने ऑफिस में भी एक सर्वे किया, तमाम राज्यों के लोग हैं हमारे ऑफिस में भी। मैंने जब बात की उत्तराखंड के लोगों से तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं क्योंकि हमने अपने राज्य को छीना है, हमने लड़ाई लड़ी है और हमने इसे लिया है। उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग हैं जिनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्थापना दिवस आ जाए या ना आए, हमारी ज़िंदगी वैसे ही चलेगी। तो वो कनेक्ट नज़र नहीं आ रहा। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किस तरीके से लिया? आलोचना नहीं है, लेकिन समझना चाहेंगे कि आखिर ये फैसले की ज़रूरत क्या थी। संजीव जी। शाकिर जी, देखिए, बहुत एक सिंपल सी चीज है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, तमाम चीजों के ऊपर हम पिछड़ गए हैं, और अगर देखें कुछ इनोवेशन के नाम पे या कुछ नॉवेल्टी के नाम पे जिससे एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप हो, उस दिशा में इसको लिया जा रहा है। और इसमें कोई ऐतराज करने वाली बात या कोई इसमें हम डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। मैं एक उदाहरण से समझाने का अगर प्रयास करूं, मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, एक कॉर्पोरेट है, उसमें नाना प्रकार के डिवीजन्स होते हैं, अलग अलग काम की दृष्टि से अलग अलग डिवीजन बनाए जाते हैं। उनमें परस्पर कई बार क्या होता है, एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है, और उस हेल्दी कंपटीशन के नाते से जिस भी डिवीजन के जो लोग हैं उनके अंदर अपने डिवीजन के प्रति एक सेंस ऑफ लॉयल्टी, एक सेंस ऑफ जिसको कहा जाए कि अगर कोई चीज अच्छी होती है तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, तो एक नया इंपेटस मिलता है पूरे एफर्ट को ड्राइव करने के लिए। तो उसी दृष्टि से हमको इसको देखना चाहिए। आपने जैसे अपने पैकेज में भी दिखाया, अधिकांश जो राज्य जो ऑलरेडी स्थापना दिवस मना रहे हैं, मैं एक जनरल एक लिस्ट पे मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, ये सारे राज्य ज्यादा करके वो हैं जो ऑलरेडी विकास के पैरामीटर पे आगे चल रहे हैं। तो क्यों ना इस अभिनव प्रयोग को करके देखा जाए, और उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 में इसको उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, यह स्वरूप प्रदान किया गया। तो इस वर्तमान स्वरूप का अगर हम स्थापना दिवस के तौर पर मना रहे हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। एक सेंस ऑफ प्राइड अपनी इस भूमि के प्रति डेवलप करने के लिए इस दिशा में काम किया जा रहा है। एक साइकोलॉजिकल इंपेटस के तौर पे काम करेगा कि लोगों के अंदर एक नया उत्साह आएगा। आप देख रहे हैं, नई सरकार आने के बाद से पूरे प्रदेश भर में एक नया उत्साह है। जो हमारे सरकार में मंत्री हैं, उनके अंदर नया उत्साह है, काम कर रहे हैं, 2-2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं।
संजीव जी, उत्साह की अगर बात करेंगे तो उत्साहित तो आपके सांसद इतने हो गए कि एसपी की कोठी पे पहुंच गए तोड़ने के लिए, तो उत्साह की तो बात ना करें। और नया राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है राज्य के नाम पर, इस पर भी चर्चा हो जाएगी, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, देखिए हर घटना के दो पहलू होते हैं। मैं कुछ जस्टिफाई करना या किसी चीज को कंडेम करना नहीं कर रहा हूं। हर घटना के दो पहलू होते हैं। फिलहाल हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश की अस्मिता को एक प्रकार से नया इंपेटस देने के लिए, क्योंकि हम नया उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, नया उत्कृष्ट प्रदेश बना रहे हैं, तो इस दिशा में एक प्रयास, ये भी, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका स्वागत होना चाहिए। नहीं, बुराई की बात नहीं है। रविंद्र त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि जब जिस तरह से बीडी नकवी साहब ने कहा कि हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां हमें मारा जाता है, इस बात पे कि वो महाराष्ट्र प्राइड की बात करते हैं कि महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। अब हम उत्तर प्रदेश में वही नीति अगर लागू कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खुद घातक तो नहीं होने जा रही है? रविंद्र त्रिपाठी जी, देखिए यहाँ कोई दूसरे प्रदेशों का कोई आदमी आ नहीं रहा है। यहीं के स्पेशली ये बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर लोग जिन प्रांतों का आपने नाम लिया वहां जाके रोजी रोटी कमाते हैं जी। अगर इस स्थापना दिवस से रोजी रोटी के न जाना पड़े उनको, तब तो गर्वान्वित महसूस करेंगे हम। बिल्कुल सही। अगर हम वहां जाके वही बेइज्जती जिल्लत की जिंदगी अगर जीने पड़ी हमें बाहर जी, तो क्या फायदा इससे जी, जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए उत्तर प्रदेश की एक विशेषता यह है कि पूरे हिंदुस्तान को ये रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। और सब महाराष्ट्रियन हैं, कोई तमिल है, कोई तमिलनाडु का है, कोई और यहाँ का है, कोई बंगाली। यहाँ हिंदुस्तान है, बिल्कुल यूपी हिंदुस्तान है। तो यहाँ इस तरह की बात शायद ज्यादा चल नहीं पाएगा। और किस बात पर हम गर्व करेंगे कि हम यूपी के हैं, महाराष्ट्र का ठीक है, सब उनका पूरा इंडस्ट्रियल और सब कुछ है, हम किस बात के लिए गर्व करें? पहले अपनी गरीबी दूर करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो हालत है, बुंदेलखंड की जो हालत है, अगर उसको देखा जाए तो गर्व करने के लायक कोई बात नहीं है। अपने ऐतिहासिक धरोहर को माने या स्वतंत्रता संग्राम को हम माने कि वे हमारी धरोहर है, और कुछ जो ऐतिहासिक स्थल है, इसके अलावा किस बात के लिए? बराबर आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी के विषय में तो बिल्कुल कोई चर्चा ही नहीं करता, लेकिन और पलायन भी बढ़ता जा रहा है। जिस दिन पलायन रुक जाएगा उस दिन उत्तर प्रदेश के निवासी भी अपने को गर्वान्वित महसूस करेगा और स्थापना दिवस मनाने में उसे बड़ा आनंद आएगा। जी, विजय उपाध्याय साहब, मैं आपके पास आऊंगा। क्या ये पूरी एक कवायद है, क्योंकि अंडर करंट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की शैली है, वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा ऐसा छोड़ जाती है कि एक कनेक्ट बन जाता है लोगों का, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। जिस तरह से भावना की बात की, गर्व की बात की, और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमने देखा है, अलग अलग तरीके के मुद्दे। अब राज्य के नाम पर एक भावना पैदा की जा रही है कि हम एक साथ आए और कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ से जुड़े लोग, ये एक कवायद है। विजय उपाध्याय जी। नहीं, शाकिर साहब, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है। ये ब्रेन चाइल्ड है उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल राम नाईक जी का। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 बार पत्र लिखा अखिलेश यादव को कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने स्थापना दिवस मनाए जाने की तरफ। विजय उपाध्याय जी, फैसला तो इस सरकार ने किया ना, तो फैसला सरकार का कहा जाएगा, ना कि राज्यपाल का। राज्यपाल ने सिफारिश की, अगर कैबिनेट ने इस चीज को माना है तो ये फैसला तो योगी सरकार का हुआ ना। जाहिर बात, लेकिन ब्रेन चाइल्ड किसका है मैं वो बता रहा था जी। तो ये अब स्थिति ऐसी है कि आज इन्होंने कैबिनेट में कहा कि ठीक है, हम स्थापना दिवस मनाएंगे। अब 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी को देश के गणतंत्र दिवस को हम सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल। तो 24 को भी सेलिब्रेट करेंगे हम, 26 को भी सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारा सेलिब्रेशन मूड रहेगा जी। और सर्दियों में ये बहुत अच्छी बात होगी कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस से भी सब रूबरू होंगे। और रोचक बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश नया बना तो उसके पहले तो राजधानी इलाहाबाद थी जी। तो शायद कभी इस बात की भी डिमांड हो सकती है कि बेहतर हो कि राजधानी वापस इलाहाबाद ले जाई जाए, क्योंकि ये संयुक्त प्रांत आगरा एंड अवध इसका नाम हुआ करता था जी। तो बहुत सी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी पहले इलाहाबाद में पहली बैठकें वहीं पे हुई जी। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। ठीक बात है, अपनी चीजों पे गर्व करना चाहिए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश धार्मिक प्रदेश है, सूफी संतों का प्रदेश है, ये कबीर का प्रदेश है, ये तुलसी का प्रदेश है, ये बहुत ही अद्भुत है। गंगा है यहाँ, यमुना है, और यहाँ ठीक बात है कि बुंदेलखंड के वीर हैं तो रोहेलखंड के भी वीर सपूत हैं। तो बहुत ही नायाब धरती है उत्तर प्रदेश।
और ये बात सही है कि पूरा हिंदुस्तान है ये, और इसका महाराष्ट्र से इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र अलग किस्म का है, और देश के इतने प्रांतों में अगर हम महाराष्ट्र को चुन के हम उत्तर प्रदेश की तुलना महाराष्ट्र से करेंगे तो शायद अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि कर्नाटक भी है इस देश में, गुजरात भी है इस देश में, मध्य प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी, आंध्रा, तेलंगाना, तमाम प्रांत हैं। तो महाराष्ट्र से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि महाराष्ट्र की जो बॉम्बे है वहां पे कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग परंपरागत तौर पे वहां जाते रहे हैं, चूंकि वो पोर्ट रहा है, लंबे समय से व्यापार का केंद्र है, तो लोग वहां जाते थे, तो एक जुड़ाव है लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का यहाँ से बिल्कुल व्यापार करने और वैसे प्रदेश में अगर हम देखें तो हर जनपद में कोई ना कोई महोत्सव होता है। सैफई जी, विजय जी बात कीजिए आप। जी विजय जी, मेरा ये कहना है कि ये ठीक गणतंत्र दिवस के ठीक पहले उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, अब इसका स्वरूप क्या होगा अभी भारतीय मतलब प्रदेश सरकार ने बताया नहीं। बिल्कुल, स्थापना दिवस पे क्या छुट्टी करेंगे, स्कूलों में क्या कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक उत्सव होंगे तो कैसे होंगे, सांस्कृतिक उत्सव में किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, उत्तर प्रदेश का चेहरा क्या पेश करेंगे। आप नारे की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई और होंगे वो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का एम्बलम जो अभी मछली है उसको फिर जो भारत सरकार का एम्बलम है वो बना देना चाहिए। ढेर सारी चीजें ऐसी हैं। दरअसल मुद्दा ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सही रास्ते पे कैसे चले, लोग शहरी मिजाज में कैसे रहें, कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन में कैसे बेहतर हो, आम शहरी का जीवन और गांव के लोगों का जीवन खुशहाल कैसे हो, कैसे लोग आपस में भाईचारे और सद्भाव के साथ रह सकें। तो बेहतर है कि शायद इस तरह की कोई रूपरेखा अगर स्थापना दिवस के साथ जोड़ के मनाई जाए तो निश्चित तौर पे उसका लोग स्वागत करेंगे। जी, वैसे उत्तर प्रदेश के हर जिले में कोई ना कोई महोत्सव होता है। सैफई महोत्सव कहीं होता है, कहीं लखनऊ महोत्सव है, बदायूं महोत्सव है, और तमाम तरह के महोत्सव का सिलसिला रहता ही है। तो ये एक पहल प्रदेश स्तर पर मानी जाए। लेकिन जो कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग, उसमें ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसे आयोजित किया जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं वहाँ पर भी इसको आयोजित किया जाएगा। इसका प्रारूप क्या होगा? नकवी साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, अभी मैं कल परसों ही न्यूज पढ़ रहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि एमडी की क्लास में कोई महाराष्ट्रियन के अलावा कोई बच्चा नहीं लिया जाएगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, वहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले को स्टे किया। और आप हम देखते हैं उत्तरांचल का, मैं आपको बताऊं, उत्तरांचल हमसे ही यूपी से बना है, वहाँ आप प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, एक लिमिटेड प्रॉपर्टी ले सकते पीस ऑफ लैंड, और वहाँ पर हमारे यूपी जो हमसे बना है, अब भाई आप देखते हैं पहाड़ के कितने लोग लखनऊ में सेटल्ड हैं, और वो यूपीएन हैं, अपने आप में पहाड़ी भी हैं, यूपी भी है, उत्तरांचली भी हैं, लेकिन आप जाके उत्तरांचल के अंदर अपने आप को आप अलग थलग ही पाएंगे। और किसी भी स्टेट में, मैं आपको बताऊं, मैं गया हुआ था एक कंपटीशन जब दे रहा था जुडिशरी के, तो वहाँ पर एक बैंक कॉलोनी में रहा, मेरे एक अंकल बैंकर थे, तो वहाँ पड़ोस में आप समझिए जब मैं निकलता था बाहर वैसे टहलने के लिए, आई वाज ए बॉय, तो 25-26 साल का, तो वहाँ पर मराठी जो है अपने दरवाजे बंद कर लेते थे कि साहब मिलना ही नहीं हो, कोई पड़ोस में बात करने वाला नहीं था। आप समझिए 5-7 दिन कैसे कटे वो मैं जानता हूँ। तो अगर हम स्टेट फीलिंग बढ़ाएंगे तो फॉरेन फीलिंग आएगी हमारे स्टेट में, ये बाहर वाले कैसे रह रहे हैं भाई, इन्हें भगाओ। क्योंकि जब कंपटीशन होगा और हमारे अंदर एक सेंस पैदा होगा, दुनिया में इंटरनेशनल की तरफ जा रही है, दुनिया में अलग अलग चीजें हैं। अब जैसे यूपी को बढ़ाइए भाई, यूपी यूरोप में आप देखिए इंग्लैंड जो है ब्रेक्सिट अलग हो रहा है, ऐसी अजीब अजीब हवाएं दुनिया में चल रही हैं। लेकिन जैसा कहा हमारे पत्रकार जी, हमारे बंधु ने, कि भाई क्या बिजनेस के लिए, अगर ये काम बिजनेस के लिए है और ये प्रमोट करने के लिए हमारे एंटरप्रेन्योर को, छोटे नौजवानों को, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने का, ये अगर चीज टारगेट जोड़ते कि हम सेल्फ रिलायंट यूपी को बनाएंगे, हम इसको और बढ़ावा देंगे, हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा, ये इस तरह की चीज है। जो हमारे लोग बाहर एनआरआईज हैं उनके लिए हम क्या फैसिलिटीज देंगे, जो हमें नौजवानों को एक दिशा देनी है, हमारे योगी जी को एक नौजवानों को एक दिशा देनी है, क्या वो सब चीजों से लोगों को अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे, क्या वो मोटिवेट कर पाएंगे, हमें सब देखना ही है। एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हम इतने बच्चों को बिजनेस में एस्टेब्लिश करेंगे, हम जो है वो अपनी स्टेट को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। तो अगर जो चीज अगर जुड़ा है किसी मकसद से कि साहब हम उत्तर प्रदेश के, हमें अपना अरे हम तो भारतीय हैं, भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हमें इस पर गर्व है, मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी है। इसके लिए कि साहब मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ, मैं आई शुड टेक प्राइड, मुझे तो ये नैरो थॉट लगता है। कहीं ना कहीं योगी जी थॉट से भटक जाते हैं। अब महाराष्ट्र के हैं हमारे गवर्नर साहब, उन्होंने ठीक है एक सजेशन दिया। संजीव जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं है। हमारे त्रिपाठी जी ने बात कही, मैं उससे सहमत हूँ कि उसके अंदर खास
डिफाइंड चीजें होनी, स्कीम शुड बी डिफाइंड। हमारे लिखा है हमारे आर्टिकल 39 में कि स्टेट की पॉलिसी क्या होगी, स्कीम क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, गरीबी अमीरी का फर्क दूर हो। अगर ये ऑब्जेक्टिव हम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम ये देखेंगे आइंदा दिनों में कि वाकई चीफ मिनिस्टर योगी ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये हाइप क्रिएट करने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास बात होने वाली है। संजीव जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन इस साथ में एक सवाल और जोड़ दूं कि अब जिस तरह से छठ पूजा मनाई जाती है, अगर महाराष्ट्र में तो बहुत कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती है, नहीं मनाने देंगे, मनाएंगे। अगर ऐसा ही अगर यूपी दिवस हम मनाने महाराष्ट्र में शुरू करेंगे तो ऐसी कुछ स्थिति नहीं बनेगी। संजीव जी, इस सवाल का जवाब भी दीजिए, और क्या कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि मित्रों ने कुछ बातें बोली, तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, इनकी भी जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है। तुलसी, कबीर, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी भी कर्मभूमि यही रही है। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को बल्कि दुनिया को दिशा देने का काम यहां से किया। अगर आप देखें भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा अगर एरेबल लैंड देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। 32,000 किलोमीटर का नदियों और नहरों का जाल हमारे यहाँ है। रोड नेटवर्क सबसे ज्यादा है, रेल रोड नेटवर्क सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद आज उत्तर प्रदेश की दुर्दशा है कि यहां पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज की मात्र 47% रह गई है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अस्मिता कुंद हो गई है, जिसको ये सरकार आकर के आप लगातार देखेंगे आज 45 दिनों में हमने तकरीबन सभी मुद्दों के ऊपर, जिन मुद्दों से ऐसा लग रहा था कि इस राज्य को ड्रैग कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे वो व्यापारियों से जुड़े हुए मुद्दे हो, सबके ऊपर फंडामेंटल सोच लेते हुए, हर चीज का एक कंप्रेहेंसिव अध्ययन करते हुए, और जैसे भी हमको फीडबैक मिले हैं उन फीडबैक को संज्ञान में लेते हुए जहां आवश्यक है सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं। हमारी योजना वही है कि इस उत्तर प्रदेश को पुनः वही उत्कृष्ट प्रदेश बनाना है जो इसकी संभावना है। इस संभावनाओं के आधार पे उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 प्रदेश होना चाहिए। कोई कारण मुझे नहीं दिखाई पड़ता। मानव संसाधन की भी अगर आप बात करेंगे, दुनिया का 6ठे सबसे बड़ा देश है, भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, यहां तो इंडस्ट्रियों का जाल लग जाना चाहिए। क्यों नहीं लगता? भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब, इन सब चीजों को लगातार हम एड्रेस कर रहे हैं। अभी तो 45 दिन हुए, 1.5 महीना हुआ है। अभी आप आगे देखिए कैसे कैसे चीजों को कर रहे हैं। विजय जी ने बहुत अच्छे कुछ बातें बोली। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी संजीव जी। विजय जी ने बहुत अच्छी एक बात बोली। देखिए, हम डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का डबल शिफ्ट में डबल सेलिब्रेशन करने का भी बनता है। अगर 24 जनवरी और 26 जनवरी को हम डबल सेलिब्रेशन करेंगे तो इट विल बी इन कीपिंग ऑफ द स्पिरिट कि आज आप देखिए 18 घंटे लोग काम कर रहे हैं, हम नया वर्क कल्चर डेवलप कर रहे हैं। ये कल्चर, हाँ मैं मानता हूं, ये कल्चर अभी परकोलेट होकर रिमेडियो स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उत्तरोत्तर आने वाले समय में ये भी आ जाएगा। तो खूब जम के काम करिए और जब जरूरत पड़े तो डबल सेलिब्रेशन भी करिए। बिल्कुल संजीव जी, स्पिरिट के साथ, नए परिवर्तन के साथ। आपने जिस तरह से कहा है ना कि जिस तरह जो बातें आपने कही हो, जो सरकार की तरफ से आपने कहा कि ये जमीन पे उतरे, बस मेरी उम्मीद ये रहेगी और मेरी ख्वाहिश है कि चीजें ये जमीन पे उतरे, क्योंकि ये उस शेर की तरह ना हो जाए कि सरे मेंबर वो तकरीर तो बहुत करता है, इलाजे गम नहीं करता, फकत तकरीर करता है। तो ये वो शेर की मिज़दाक ना बन जाए। मैं और भी बातों पे चर्चा करूंगा, सिर्फ ये एक मैंने शुरुआत करी थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। बिल्कुल छोटा सा उदाहरण दे दूं। ये पेट्रोल पंप का जो प्रकरण आपने देखा है, ये पेट्रोल पंपों में जो मुजरिम पकड़े गए हैं, ये बता रहे हैं कि करीब 1 दशक से ये काम चल रहा है, लेकिन आज तक किसी ने इसको पकड़ा नहीं। ये सरकार आई, इसने पकड़ा है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल हम प्रेशर में नहीं लगे कि अगर इलीगल काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है, ये सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सारे पेट्रोल पंप की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने आज आदेश कर दिया है। तो हम दबने वाले नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गलत काम हो रहा है तो उससे शक्ति से निपटा जाएगा। बिल्कुल सरकार का काम ही है कि गलत काम ना हो, और ये निगरानी की जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है, इतना बड़ा बहुमत दिया है, तो आखिर आपको काम करना ही होगा। नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद जनता किसी और को चुनेगी। ये जो स्थापना दिवस का मुद्दा, ये स्थापना दिवस का मुद्दा मैंने उठाया कि एक नई चीज आई थी, इस पर चर्चा होनी जरूरी थी कि समझें लोग कि आखिर ये क्यों आया और क्या मायने है। एक
एक बड़ा अहम फैसला जो कैबिनेट ने किया वो छोटा सा 5 सेकंड में एक सेंटेंस और ऐड कर दूं मैं। बिल्कुल 1950 में उत्तर प्रदेश का स्थापना हुई और 1951 का जो इलेक्शन हुआ था 388 सीटें, अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट आया था और 2017 में जो मैंडेट आया है उसके बाद का सबसे बड़ा मैंडेट है। तो ये भी उसी स्पिरिट में जा रहा है, जनता भी यही चाह रही है। नहीं, उसी मैंडेट की जिम्मेदारी भी बनती है ना, आपके पास मैंडेट आया है तो उसकी जिम्मेदारी भी है। वहीं आपने कैबिनेट में तबादला नीति पर काफी जोर दिया गया, एक नई तबादला नीति सामने आई है और किस तरह से अमल में आएगी। मैं रविंद्र त्रिपाठी जी आपके पास जाना चाहूंगा, प्रशासनिक कामों से आप जुड़े रहे हैं, किस तरह से ये इफेक्ट करता है तबादला नीति अगर नई आई है कि पुराने अधिकारी का एक जिले में जो डटे हुए हैं उनको तबादला किया जाएगा, एक पॉलिसी आई है, किस तरह से ये इफेक्ट करता है एक काम करने की जो कार्यप्रणाली होती है शासन की, उसके कामों को अमल में लाने की। अगर एक अफसर एक ही जिले में कई सालों से हैं और वो हटते नहीं है, कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उनका जुड़ाव होता है राजनीतिक पार्टियों से या लोगों से, उसकी वजह से ये कितना इफेक्ट करता है एक प्रशासनिक प्रणाली को काम करने में। देखिए, तबादला नीति हमेशा हर सरकार लाती है जी, और तबादला होता रहता है जी। अब तबादलों में अगर ये रखा सुनिश्चित किया जाए जी कि कोई इस तरह की बात ना हो, कुछ लोग तो रहते हैं हमेशा मलाईदार पदों पर रहेंगे जी, अगर इस पर रोक लगे, जिनको कोई मौका नहीं मिला है अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे पदों पर आते ही नहीं जी, तो इस तबादला नीति का लाभ तभी मिलेगा इस देश की जनता को जी। ये अधिकारियों के इधर से उधर कर देने में कुछ मिलता नहीं। हाँ, जनता को थोड़ी सी खुशी हो जाती है और एक जगह पर रहना भी नहीं चाहिए किसी को। 3 साल का समय बहुत होता है काम करने के लिए, जब सरकारों को 5 साल मिलता है तो अधिकारियों को 3 साल मिल रहा है तो बहुत है काम करने के लिए, अगर काम करने लायक है अपनी क्षमता दिखाने के लिए। लेकिन ये तबादला में अगर सिफारिश चलेगी और कोई ये देखा जाएगा कि किसके हैं कैसे हैं, तो जस का तस रहेगा। सरकारी तंत्र पर देखिए, किसी भी अगर स्वर्ण लाना है तो सरकारी तंत्र पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है, जो आजकल नियंत्रण का अभाव है। जी। सरकारी कर्मचारियों का टेनोर इतना जबरदस्त है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हटाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट, अपील इतनी ज्यादा। जी, तो एक अहम फैसला हुआ है और हम चर्चा लगातार ये कर रहे हैं कि किस तरीके से ये फैसला अमल में आए और किस तरीके से ये तमाम चीज़ें चलें। और योगी कैबिनेट के जो ये 6 फैसले हुए हैं, इन 6 फैसलों की एक एक कड़ी को हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हमने की थी कि किस तरीके से स्थापना दिवस, अब हम जो चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं उसमें इन तमाम मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे ये तमाम फैसले किस तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे, प्रशासनिक जो कार्यशैली होती है उसको किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरीके से ये पूरी सरकार के फैसलों को इफ़ेक्ट करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर हम उसी चर्चा पे वापस पहुंच रहे हैं और हमारे तमाम जो चर्चा का विषय रहा है, जो आज कैबिनेट बैठक हुई है योगी सरकार की, उसमें तमाम फैसले हुए। 6 अहम फैसलों पर हम बात कर रहे हैं। ई टेंडरिंग का भी एक अहम फैसला लिया गया है जिसमें अब जो तमाम सरकारी ठेके होंगे वो ई टेंडरिंग के माध्यम से दिए जाएंगे। तबादला नीति पर हमारी चर्चा चल रही है और इस तबादला नीति को लेकर तमाम राजनीति भी हुई है। हमने देखा है कि पिछली सरकारों में हो या तमाम राजनीतिक सरकारें तमाम प्रदेशों की हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल होता है। अधिकारियों के ट्रांसफ़र से लेकर एक छोटे से कर्मचारी की नियुक्ति तक दखल होता है, राजनीतिक दखल होता है, अपॉइंटमेंट से लेकर ट्रांसफ़र तक। अब किस तरीके से ये नई नीति बदलाव लाएगी, नई सरकार आई है, कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक नए तेवर के साथ आए हैं और एक नई चहलकदमी देखने को मिल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पे भी। तो क्या ये नई तबादला नीति में अब किसी तरह की भी राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं होगी? हमारे साथ खास मेहमान लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से चर्चा में हम अब तबादला नीति पे पहुंचे,
बीडी नकवी साहब, आपको जोड़ूंगा। किस तरह से हमने देखा कि सहारनपुर के एक सांसद पहुंचते हैं, कहते हैं कि ये निकम्मा है और इसको मैं हटवा दूंगा, और नए अभी ट्रांसफर होते हैं तो वो हट भी जाते हैं। क्या इस तरह की दखल अंदाजी नहीं होगी अब? कहना होगा कि हमारी स्टेट में बाहर कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, ब्यूरोक्रेसी पहले, आज से 20-25 साल पहले जो पॉलिटिशियन थे, जो हमारा एग्जीक्यूटिव थी, वो ब्यूरोक्रेसी को मास्टर करती थी। इधर आके एक नेक्सस पैदा हुआ ब्यूरोक्रेट्स का। अब सारे लोग नाम जानते हैं, सारे लोग, अब हर चीज को छुपी नहीं है। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी ने भी पॉलिटिशियन को करप्ट किया, बहुत जिम्मेदार है ब्यूरोक्रेट्स। मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने उनको करप्ट किया, अपने कंट्रोल में लिया। और हालत ये है कि जो आप कुछ ब्यूरोक्रेट से यूपी में ऐसे हैं जिन्हें सब जानते हैं, हम लखनऊ में रह के सब जानते हैं कि उनके पास यहाँ संपत्ति और ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति, दुबई में संपत्ति, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करें सही मानों में तो बड़ा पैसा हमारी सरकार को यूपी के लिए इकट्ठा हो जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे हम गोमती नगर में है एक पूरी कॉलोनी, आप तो पूछते रहिए लोगों से कि तुम्हारी इनकम ये, तुमने नौकरी करी, इतनी प्रॉपर्टी तुम कमा सकते थे, कुछ और 25% 30% लेटीट्यूड दे दीजिए, उसके बाद उठा के वो प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए। शायद योगी सरकार में ये बड़ा काम कर पाए तो मैं समझता हूँ ये नेशन की, स्टेट की बहुत बड़ी सर्विस होगी। आज देखिए, पहले हम लोग नौकरी में 1800-1900 में नौकरी शुरू करी, और उसके बाद हम रिटायरमेंट हुए तो 1-1.5 लाख हमारी सैलरी थी। अब आप बताइए 1800 पे तो जस्टिफिकेशन था बेईमानी का, जब को हमें जरूरत थी पैसे की, तब तो हम ईमानदार बने रहे। 1-1.5 लाख के बाद मुझे तो नौकरी भाई देखिए मैंने की, मुझे तो देख देख के शर्म आती थी लोगों को कि भाई लोग इस तरह से करप्ट हैं। तो मैंने तो एक जगह कहा भी, मैं इंचार्ज जिला जज था आजमगढ़ में, मैंने अपने लोगों से कहा, मैंने कहा भाई हमारी उम्र, हम लोग एक उम्र के बैठे हैं, क्या अब भी हम भीख फैलाएं, क्या हाथ फैलाएं लोगों के सामने रिश्वत का? तो ये एक सेंस ब्यूरोक्रेसी पैदा करना होगा। और समाज हमारा ब्यूरोक्रेट्स है या सरकारी नौकरों से, मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा, हम सब लोग एक ही नाव में सवार हैं, चाहे जो जजेस हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई भी लोग हों। तो वो जो एक सेंस है ऑफ सर्विस है वो पैदा होना चाहिए। पब्लिक हमारे लोगों से नफरत करती है, गुस्सा रखती है, आक्रोश है उसके अंदर कि भाई इसको इतना सब कुछ मिल रहा है, इसके पास कोठी भी है, गाड़ी भी, उसके बाद भी हाथ फैलाए खड़ा है। तो एक सेंस ऑफ सर्विस होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर। एक नई स्पिरिट की जरूरत है, एक नए तर्ज की जरूरत है जमाने को। मैं बिजलियों को नवाजूं तुम आशियाने को। तो पॉइंट ये है कि हमें पूरी थॉट की तब्दीली करनी होगी। हमें इस वक्त खाली हम पॉलिटिकल बात करें, समाज जो है वो बिल्कुल भौतिकवाद की तरफ चला गया है, पैसे की तरफ चला गया है। इस समाज को कैसे रोके? हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं है। हमारे जो सामने नेता हैं वो भी हमें जो नजर आते हैं, लगता है कि बड़ी गाड़ी हो तभी हमारे समाज में इज्जत होगी, बड़ी कोठी हो, तो ये सब चीज कैसे होगी? हमें समाज को सोच बदलना होगा। हमको जो लोग सर्विस करते हैं लोगों की, जो ऑनेस्टली सर्विस करते हैं, उनको पूरी तरह से उनका रिगार्ड होना चाहिए, उनको अलग छाटा जाना चाहिए, समाज उनकी तरफ देखे। तो ये जो चीज है, मैं फिलोसॉफिकली चीजों को देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि लोग बदलें, लोग सोच बदलें, हम ईमानदार लोगों की इज्जत करना सीखें, हम उनको पूरी तरह सम्मान दें। तब देखिए हम तब लगेगा एक बेईमान अफसर को कि बेईमानी करना कितना गलत है। तो वो चीज बदलेगी, समाज बदलेगा। समाज को तब्दीली की जरूरत है। वो दिशा अगर योगी जी दे पाए, उससे हटकर, पार्टी उससे हटकर, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम होगा। और हम हर उस कदम को जो अच्छा करेंगे, मैं बहसियत समाज का एक जिम्मेदार शहरी के होने हमेशा मैं वेलकम करूंगा इस चीज को। उन्होंने ट्रांसफर नीति बनाई, बहुत अच्छी बात है भाई। जो खराब जिले हैं, मान लीजिए जो खराब जिला है उसकी पोस्टिंग कर दी 2 साल, उसकी पोस्टिंग कर दी 1 साल, तब का हर आदमी को जाना पड़े। जो लोग नहीं गए सर्विस में सबको भेज दिए, रोटेट कराइए भाई। लखनऊ में न रह के एक आदमी बुंदेलखंड के हमीरपुर में रहेगा, उसकी फैमिली रहेगी, वो लोग खुद रहेगा, तो उसका जुड़ाव अलग होगा। और वहाँ इस तरह से रहें ताकि एक क्लास जो बन जाता है, कोटराई बन जाती है हर सरकार में, कि वो चाहती है कि साहब हम ही अच्छी पोस्टिंग पाएंगे, और एक तंत्र शुरू हो जाता है पैसे के लेन देन का। अब आप बताइए, हमारे सीनियर बाइज्जत हमारे जो ऑनरेबल हमारे स्पीकर साहब हैं, हमारे साथ है गेस्ट, उन्होंने कहा मलाईदार पोस्ट। ये जो चीज़ है कि साहब एक बेचारी सूखी पोस्टिंग, तो हमने ये मान लिया कि करप्शन है और हम स्टेट एक्सचेकर को बहुत से लोग लूट में लगे हुए हैं। मैं इस चीज को ऐसे लेता हूं, और मैं समझता हूं कि योगी जी और अच्छे फैसले करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। देखिए अभी उम्मीद का वक्त है, एग्जीक्यूशन के बाद हम देखेंगे कि वो कितना उसका फर्क आया, क्या चीजें अच्छी हो रही हैं, क्या रिजल्ट दे रहा है, क्या सिस्टम
पूरे सिस्टम को बदलना आसान नहीं है, लेकिन सिस्टम में कोशिश हो रही है, अगर लोग और इस कोशिश की स्वागत हर कोई करेगा। अरे भाई मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, अब तो मैं ईमानदार हो जाऊं। अरे भाई मैं गरीब हूं, तब बेईमानी होने का जस्टिफिकेशन है। एक मालदार आदमी बहुत पैसा रखे बैठा है, चाहे वो बिजनेसमैन है या सर्विस में है, खासकर सर्विस वालों की हम बात कर रहे हैं, स्टेट के अंदर जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनको सब बदलना होगा अपने आप। बिल्कुल। क्या आप कैसे कह रहे हैं गरीब को बेईमानी का हक है जज साहब? मैंने ये नहीं कहा, आपने बार-बार कहा इस बात को कि गरीब को बेईमानी का हक है, मेरे पास पैसा हो गया तो ईमानदारी करूं। अगर किसी बार रोटी नहीं है, सोच जो है यही तो गलत है। देखिए इस सोच के मैं सख्त खिलाफ हूँ कि गरीब को बेईमानी का हक है और अमीर हो गया वो तो बेईमानी का हक नहीं कहा। ये गलत बात है, जस्टिफिकेशन समाज को गलत संदेश दे रहे हैं। देखिए कमजोर आदमी को बिल्कुल गलत संदेश दे रहे हैं आप समाज को। नहीं, मैं तो भाई खुलेआम ये बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ और गलत नहीं, राइट मैंने नहीं कहा। आप शायद मैंने राइट की बात कहते तो समझ में आती बात, आप आपस में बात कर लेते, लेकिन खुलेआम नेशनल टीवी पे आप कह रहे हैं अगर आप पैसे है, पैसा नहीं है, अधिकारी है तो आप पैसे कमा लीजिए, जब बात तो छोड़िए। जज साहब इस तरह का आप कैसे कह सकते हैं? अरे भाई ये बताइए कि आज समाज में हमें कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी ब्यूरोक्रेट तनख्वाह मिलती है? लाख 1.5 लाख नहीं, 50 रुपए मिलती थी। नहीं, आप सर्विस करने आप उस तनख्वाह पे ज्वाइन करते हैं, आप लूटने के लिए नहीं ज्वाइन करते। कोई भी अधिकारी तनख्वाह पे ज्वाइन करता है उसी पे नहीं, उसके अलावा आप बात को नहीं कह पाया। एक ऑफर होता है उसको आप स्वीकार करते हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? लेकिन ये और आपत्तिजनक बात है। देखिए समाज में आपकी क्या आपत्तिजनक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जस्टिफिकेशन कम पैसे में हो सकता है बेईमानी का, लेकिन अच्छा पैसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। बिल्कुल नहीं हो सकता, ज्यादा पैसे उसका कोई मतलब नहीं। बेईमानी है, इसमें हम क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, प्रपोर्शन नहीं लगा। बसपा की सोच। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बात समझने का हेर फेर है और कुछ नहीं है, बात समझने का हेर फेर है। मकसद उनका भी ये नहीं है कि आप करप्शन कीजिए, एक बात कहने का तरीका है, वो शायद समझने की बात है, मकसद नहीं है। लेकिन देखिए हम सेंस पे जा रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि मकसद वो नहीं था कि खुलेआम वो कह रहे हो कि करप्शन कीजिए। नकवी साहब का कहने का मकसद दूसरे सेंस में आपने ले लिया, वो कहना कुछ और चाह रहे थे। बहरहाल उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संजीव जी आपके पास मैं आऊं तो जो कम से कम ईमानदार जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कम से कम ये सरकार तो यश भारती का इंतजाम कर दे। संजीव जी। शाकिर जी मैं पहले तो ये ट्रांसफर वाली बात के ऊपर बात कर लूं। देखिए नकवी साहब ने फिलोसॉफिकल अंदाज में बोला, नकवी साहब बहुत सज्जन आदमी है, मैं इनको जानता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन परिस्थितियां क्या हो गई हैं? जी 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 फिलोसफी में भी अब करप्शन की गुंजाइश ढूंढी जा रही है। ये दुर्भाग्य हो गया उत्तर प्रदेश का। और पिछले खास करके 15 वर्षों में बात को जी वो बात मकसद कुछ और था। मैं आ रहा हूँ उस चीज पे, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके विषय पर ही आ रहा हूँ। जी आप अपनी बात पे आइए। जी मैंने कहा आपके करोड़ों दर्शकों को गलत मैसेज ना चला जाए, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्लैरिफाई करना आवश्यक था। बिल्कुल नहीं जाएगा। जी तो अब हम आ जाते हैं इस विषय के ऊपर कि देखिए मूल रूप से जो व्यवहारिक रूप से हम देख रहे थे वह समस्या क्या आ रही थी? समस्या ये आ रही थी कि यहाँ पे एंट्रेंस्ड इंटरेस्ट हो गए थे। लोग 10-10 साल से 15-15 साल से एक ही जगह पे पड़े हुए हैं और वहां पे उनके पूरे एक्सेस बन गए थे, पूरा नेटवर्क बन गया था, कहां से पैसा आना है, कहां जाना है, क्या करना है, उसको तोड़ने के लिए और एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवहारिक रूप से कि टेन्योर इतना शॉर्ट भी ना हो जाए जैसा पहले कि पॉलिटिशियंस के विम्स के ऊपर, फैंसीज के ऊपर 3 महीने पे 6 महीने पे ट्रांसफर कर दिया जाए। ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिस्ट्रिक्ट पे 3 साल और डिवीजन पे 7 साल, ऐसा एक प्रोविजन बना दिया गया है। और उसको ट्रांसफर करने का अधिकार भी ग्रुप बी वालों के लिए डिपार्टमेंटल हेड कर पाएंगे, ग्रुप ए के लिए सरकार से अप्रूवल लेकर के होगा। तो बहुत अच्छी नीति अपने आप में बनाई है। इसमें फिक्सिटी और टेन्योर भी है और एंट्रेंचमेंट भी नहीं है कि उसका गलत उपयोग होने लग जाए। तो बहुत बैलेंस तरीके से इसको बनाया है और 20% का सिर्फ होगा, तो ऐसा भी नहीं कि मतलब पूरा इधर से उधर बदल लिया जा रहा है। चलिए संजीव जी, लेकिन यश भारती मिलेगा ईमानदार अधिकारियों को, कर्मचारियों को? ये नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। ले चलिए उपाध्याय साहब। देखिए जब उत्तर प्रदेश उत्कृष्ट प्रदेश बन जाएगा तब हम सब यश के भागीदार होंगे। कैसे ढूंढेंगे ईमानदार अधिकारी? कौन ढूंढेगा? क्या प्रक्रिया होगी? गरीबों को ढूंढ लेंगे, अब उसमें नकवी साहब ने बताया। यक्ष प्रश्न है। जी जी कौन चुनेंगे? उपाध्याय साहब किसको ईमानदार मानेंगे? जो हमारे सुने उसको ईमानदार मानेंगे जी, या जो हमारी न सुने उसको ईमानदार मानेंगे? बहुत बड़ा मुश्किल प्रश्न है। अब देखिए बड़ा विश्वास है योगी जी पर, कुछ अच्छा बेटरमेंट हम लोग सोचे, बिल्कुल तबादला नीति से भी उनके। और देखिए सरकारी तंत्र पर नियंत्रण की बात मैंने कहा, डर एक तो तुरंत जो भी उनके खिलाफ हो उसकी तुरंत जांच, ये नहीं 3-3 साल 4-6 साल जांच कराई जा रही है। जांच कराने के बाद
त्वरित दंड जी, अगर दंड की व्यवस्था नहीं हुई जी, तो कुछ नहीं होगा, जस तस रहेगा। बिल्कुल बड़ा सवाल है। जल्दी दंड, जी जी, लटकाए न। बिल्कुल। उपाध्याय साहब आपके पास आऊँगा। जिस तरह से ग्रुप ए और बी की बात हो रही है, हमने देखा है कि तमाम कर्मचारी जो फार्मासिस्ट होते हैं अस्पताल में, वो टिके होते हैं 30-30 साल से एक ही जगह पर, और उसके चलते करप्शन होता है। कई रिपोर्ट हमने दिखाई हैं, उसमें बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, इतनी तनख्वाह नहीं होती जितनी बड़ी उनकी कोठी होती है। और ऐसे सिर्फ ए और बी ग्रुप के कर्मचारी नहीं होते, बल्कि उससे नीचे के जो कर्मचारी हैं उन पर भी होता है। इनके लिए भी कोई एक इस तरह की नीति आने की ज़रूरत है। उपाध्याय साहब, आपका ये जवाब लूंगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। मुझे लगता है कि लोकायुक्त नामक संस्था को मजबूत करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, और लोकायुक्त को जांच करने, छापा मारने की अगर परमिशन, जैसा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकायुक्त को ज्यादा ताकतवर बनाएगी तो मुझे लगता है थोड़ा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। दूसरी बात है कि जब कोई सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है तो सरकारी कर्मचारी और दूसरे लोग भी भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस आदर्श को लेके, जिस सपने को लेके भारतीय जनता पार्टी आई है, और जो चुनौतियां इनके सामने हैं, जो इनका लक्ष्य है, चूंकि उसको इन्हें अचीव करना है, तो अगर भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा देंगे तो इनको, इनके पैर पे कुल्हाड़ी लगेगी। मुझे लगता है कि शायद भ्रष्टाचार को रोकेगी भारतीय जनता पार्टी, और भ्रष्टाचार को अगर ये रोकेगी तो जो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं उस पर लगाम लगेगी। साथ में ऐसे कर्मचारियों का तबादला भी होना चाहिए जो बहुत, देखिए पहले क्या होता था कि पैसा लेके तबादले रोक दिए जाते थे, एक तरीके का रिटेंशन मनी ली जाती थी। मैं जानता हूं पिछली सरकार में पंचम तल के एक अधिकारी जिले के अधिकारियों को तैनात कराता था, उसके बाद वो वहां बना रहे उसके लिए पैसे लेता था। एक बीएसए साल भर में 1 करोड़ रुपए कमाता है, 15 लाख रुपए मंत्री को देता था। तो क्या अब 1 करोड़ नहीं कमाएगा? मंत्री नहीं लेगा 15 लाख तो वो दूसरी जगह अपना यूटिलाइज करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अंकुश लगाएंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का तंत्र बड़ा है, इसमें कोई सामंतशाही वाली पार्टी नहीं है कि जो हमने कह दिया वही सही है, कोई परिवार की पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार करना आसान नहीं है। अगर मुख्यमंत्री गलत करेंगे तो मैं तो दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुख्यमंत्री को भी बदल देगा। कम से कम इस पार्टी में दम है। किसी भी नेशनल पार्टी, कांग्रेस होती तो वो भी यही सही कदम उठाती। तो राष्ट्रीय पार्टियां अपने ढंग से काम करती है, रीजनल पार्टियां चूंकि पैसा उनकी मजबूरी है, उनकी पार्टी के खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। चलिए, रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी, लेकिन का कर्नाटक में कितना, मध्य प्रदेश का मैं जिक्र करूं, व्यापम में 50 से ज्यादा जाने जा चुकी है, लेकिन वहां कदम नहीं उठे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी।